सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौआ अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौए को डांटते हुए कहते हैं, कालू तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा। तेरे उम्र के कौए दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर, ये आखिर जाएगा कहाँ। तभी कालू कहता है, अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहां पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का। ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहां पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं, इस घर में कौन रहना चाहेगा। गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में उफान आ गया और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ वे भी बांस के घर में
रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे। इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे। भंडारा नगर के गांव में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। वो लोग गरीब थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और खुशी खुशी रहते थे। बबलू एक बुनकार था और अपने एक चक्रे में बच्चों के लिए कपड़े बनाता था। उनको बेचकर वो अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कालू की दुकान उसकी दुकान के सामने थी। वो भी कपड़े बेचता था, लेकिन वो बदमाश था। एक दिन बबलू की दुकान में कड़क सेठ अपने बच्चों के साथ आता है। बबलू, पीलू, तुम लोगों के बारे में बहुत सुना है। मुझे मेरे बच्चों के लिए अच्छे कपड़े दिखाओ। सेठ जी, आप हमारे यहाँ आए बहुत धन्यवाद। ये देखिए। कड़क सेठ जी, ये इसी चक्री से बनाए हुए हैं। हाँ, बहुत मेहनत का काम है ये। ऐसे कपड़े तो बड़े बड़े शोरूम में भी मिल जाते हैं। ये लो 2000 रुपए और इन्हें पैक कर दो। कड़क वहाँ से बहुत खुश होकर जाता है। ये देखकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। तुम लोग मेरी इस शानदार दुकान के सामने से निकल जाओ। तुम गरीबों के कारण मेरी दुकान को नुकसान हो रहा है। मेरी बात नहीं माने तो मैं तुम्हारी दुकान तोड़ फोड़ दूंगा। शाम तक खाली करके चले जाना। उसके जाने के बाद, सुनिए जी, ये कालू तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसने तो हमें खुले आम धमकी दी है। इससे बचकर रहना चाहिए। मैं साधु बाबा जी से प्रार्थना करूंगी कि वो हमें सभी मुसीबतों से सुरक्षित रखे। पीलू आंखें बंद करके साधु बाबा से प्रार्थना करने लगती है। वो लोग अपनी दुकान खाली नहीं करते हैं। इसको देखकर कालू उसी रात अपने गुंडों के साथ बबलू की दुकान में तोड़फोड़ कर देता है। अगले दिन जब बबलू दुकान जाता है, पीलू देखो, कालू ने हमारी दुकान को तबाह कर दिया है। गरीबों का कोई नहीं होता है पीलू। आप चिंता मत करो जी, मैंने साधु बाबा जी से प्रार्थना की है। वो हमारी रक्षा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं नया चरखा कहाँ से लाऊं? नई रुई, कपास, कॉटन कहाँ से लाऊं? उसके लिए पैसे भी चाहिए। इस बदमाश ने दुकान तोड़ फोड़ दिया है, चक्रा भी तोड़ दिया। मैं तो बर्बाद हो गया। मैं तो कहती हूँ आप अपना नया चक्रा खुद बनाओ। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। उसका बनाकर साधु बाबा का धन्यवाद करके हम नई दुकान शुरू करेंगे। और फिर अगले दिन बबलू नया चरखा बना लेता है और पीलू उसकी पूजा करती है और साधु बाबा जी को याद करती है। बबलू चरखे में फिर से कपड़े बनाने लगता है। जैसे ही चरखे में से रुई, कपास, कॉटन जाती है, वैसे ही वो अपने आप बढ़िया सा कपड़ा बनकर निकल आता है। इसे देखकर पीलू बहुत खुश होती है और बबलू देखता रह जाता है। तभी वहाँ पर कालू अपने गुंडों के साथ आ जाता है। बबलू, तुम्हारे पास ये चरखा कहाँ से आ गया? तू तो मुझसे भी बड़े बदमाश है। अब मैं तेरे इस चरखे को भी तोड़ दूंगा। फिर तू चरखा बनाते रहना और मैं तोड़ता रहूंगा। सुनो कालू, तुमने हमारे वैसे भी बहुत नुकसान किए हो। तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। ये साधु बाबा जी का आशीर्वाद से बना हुआ चरखा है। अगर तुम गरीबों को साधु बाबा का आशीर्वाद होता तो ऐसी गरीबी नहीं रहते। मैं तुम्हारी दुकान फिर से तोड़ दूंगा। कड़क चरखा तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी उस चरखे से बहुत सारी जंजीरें निकलती है और कालू और उसके गुंडों को जकड़ लेती है। तभी वहाँ साधु बाबा प्रकट होते हैं। दुष्ट कालू, तू हमेशा गरीब लोगों को तंग करता रहता है। पीलू मेरी बहुत बड़ी भक्त है। वो और बबलू बहुत ईमानदार और नेक दिल के हैं। इनकी दुकान तोड़कर तूने बहुत बड़ा पाप किया है।
भाग जा यहाँ से। साधु बाबा को देखकर कालू और उसके गुंडे डर जाते हैं और जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। फिर साधु बाबा पीलू को आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े ही दिनों में उनकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है और उनकी गरीबी दूर होती है। अब वो बड़ी दुकान और बहुत सारे और चरखे खरीद लेते हैं। देखा जी आपने, साधु बाबा के आशीर्वाद से हमारे कपड़े कितने अच्छे से बिक रहे हैं, हमारे दुख खत्म हो गए हैं। पीलू और बबलू ईमानदारी से मेहनत करते थे, जिसकी वजह से उनकी भक्ति रंग लाई। वो लोग पैसे वाले होने के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं और फिर खुशी खुशी रहते हैं। बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता। आखिर कब सुधरेगा तू? तेरी शादी भी तो करवानी है। माँ, मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना। तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोतल्स, घर की अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में चोरी हो गई है। एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ ये देखो, है ना कमाल की चीज। अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बाइक कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुँचे। इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। और यार, तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया। मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाईजान। लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। हाँ, बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या? मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपनी बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर
उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये क्या, ये कौन सी नायाब बाइक है जिससे तूने मुझे पकड़ा है? ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है। ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या, कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है। बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी। जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई, माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी की चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है, जाओ ना स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है, दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी, आज ना मुझे कलर चॉक पीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है, स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे।
यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं।